असर्टिव आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अमन चौहान, BMS तृतीय वर्ष का छात्र, चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। मैं आज अपने रसशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आनंद चौधरी सर से कुछ आयुर्वेदा को लेकर सवाल करूंगा। आगे का सर प्रोसीड करेंगे। लर्निंग व्यूअर्स, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत आपका। और इंटरव्यू की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज अमन चौहान आपके सामने हैं, जो BMS तृतीय वर्ष के छात्र हैं आयुर्वेद संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। और इन लोगों के मन में अक्सर कई सवाल गूंजते रहते हैं। ये लोग हॉस्टल के बादशाह होते हैं, वो भी अंडर ग्रेजुएट का हॉस्टल का माहौल क्या होता है, आप सभी लोग उसी स्थिति से गुजरे हैं और कुछ लोग होंगे भी, तो इनके मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, चलो जो आपके मन में शंका हो वो आप व्यक्त करिए, और जहाँ तक मेरे समझ में आएगा और जहाँ तक मैं समझूंगा आपको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है अमन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और आप पूरे BMS के विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आपके सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने मुझे यहाँ पर लाने के काबिल समझा। सर मैं पहला क्वेश्चन तो आपसे यही सीधा क्वेश्चन ही पहले यही करना चाहूँगा कि जो CCRS बना सर, जिस मेन मकसद से वो बना कि आयुर्वेदा में रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए, वो आज अपने जो रोल उसका था वो उस रोल को कितना जस्टिफाई कर पाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? अरे भाई, ओपनिंग बैट्समैन के साथ थोड़ा सा कुछ एक आध स्लो बॉल दोगे या सीधे बाउंसर मार दिया तुमने तो, अरे भाई अमन जी, ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न आपने पूछ दिया। आखिर ये सवाल पूछा क्यों, पहले तो अब ये बताओ आप। सवाल का मैं सर जितनी भी सेमिनार्स में गया हूँ सबकी यही रहा कि आयुर्वेदा में रिसर्च नहीं हो पा रही है, आयुर्वेदा में ये रिसर्च नहीं हो पा रही है। तो जब हम एक तरफ ये देखते हैं कि CCRS बहुत पहले बन चुका है, तो सर वो जो उसका रोल है वो अपने रोल को किस हद तक प्ले कर पाया, अपने जो उसका रोल है उसको किस हद तक जस्टिफाई कर पाया है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रश्न से दूंगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतना भारी प्रश्न मेरे ऊपर दागने जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपका प्रश्न है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। आप ये बताइए कि जब तक उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया था, ठीक है, अब तो उच्चतम न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया है। प्राइमरी स्कूल के टीचर से क्या क्या काम लिया जाता था तमाम हर प्रदेश की सरकारों के द्वारा? आप बताइए, आप भी समाज के एक जागरूक हैं स्नातक स्तर पर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा, एकदम खड़ा सवाल दागा आपने, बिल्कुल बिजनौरी की तरह से। ठीक है, ये तो प्रकृति होती है हर इलाके के लोगों की। तो आप बताइए, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर आपकी जानकारी में है कि जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, चाहे बिहार के, चाहे कहीं के भी, तो उनसे सरकार क्या काम लिया करती थी माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के पहले? सर मेनली तो यही रहता था कि जो स्कूल प्राथमिक विद्यालय रहते थे वहाँ पे एक तो जाते ही नहीं थे, मेरी राय से तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चे ही नहीं होते थे। हाँ, हकीकत तो सर यही है कि बच्चे नहीं होते थे, टीचर अपनी मर्जी से जाते थे, अपनी मर्जी से आते थे। मैं अपने मेरे गांव में थे प्राथमिक विद्यालय में, वहाँ पे देखता था कोई मैम स्वेटर बुन रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। देख लीजिए व्यूअर्स, अंडर ग्रेजुएट की कोचिंग ऐसे ही चलती है, यहाँ कोई डिप्लोमेसी नहीं है। ठीक, गुड। हकीकत है सर, ये कोई अपने मन मर्जी से जा रहा है, कोई मन मर्जी से आ रहा है। सरकार कभी कभी इलेक्शन में ड्यूटी लगा देती थी। यस, और कोई भी जनगणना में, कोई राशन कार्ड बनाने में, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कार्यक्रम होता था तो वहाँ सरकार वहाँ भेज देती थी। बिल्कुल। अब आप पॉइंट पर आ गए। तो देखिए, CCRS की जो स्थापना हुई भारत सरकार के द्वारा, बेसिकली वो हुई अनुसंधान के लिए ही, और CCRS ने अनुसंधान किए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि CCRS ने अनुसंधान नहीं किए, लेकिन एक नैरेटिव बना दिया जाता है, एक परसेप्शन बना दिया जाता है, ठीक है ना, और उसी को लोग मानने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि CCRS का रिजल्ट शून्य है। और जो आप कह रहे हैं कि आप जहाँ भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा में रिसर्च की ज़रूरत है, और वो रिसर्च क्यों नहीं? सर सभी का ही रहता है। जी, मैं मानता हूँ आपकी बात। और आपका ये प्रश्न है कि CCRS जैसी संस्था के रहते हुए भी हम रिसर्च से दूर क्यों हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, हम रिसर्च से दूर नहीं है, हमारी रिसर्च हो रही है, और CCRS उसकी एक नोडल एजेंसी है। आप CCRS की साइट पर कितनी बार गए हैं आप? CCRS की जो वेबसाइट है, जो वेब पेज है,
उस पर अमन आपने कितने विजिट किए हैं? सर जब स्पार्क से रिलेटेड कोई प्रोग्राम आया था तो एक तब आप लास्ट ईयर Spark विजिट किए थे, और इस साल उसके जब स्पार्क पहले आया आपने कभी या उसके बाद स्पार्क के बाद आपने CCRS की कभी साइट विजिट की है? था। नहीं सर, फिर तो तो नहीं। आपको मैं एक सुझाव दूंगा कि आप CCRS की साइट को विजिट करिए और उसके पब्लिकेशन वाले आइकॉन को क्लिक करिए, और फिर आपको आपको इतने वॉल्यूम्स वहाँ पर दिखेंगे जो CCRS ने रिसर्च करने के साथ साथ उनको पब्लिश भी किया है। आप 50 ईयर का CCRS के इतिहास में जितने भी रिसर्चेज हुई हैं वो वहाँ पर एक पब्लिश फॉर्म में आपको मिलेंगी। रिसर्चेज के गाइडलाइंस मिलेंगे आपको, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स पब्लिकेशंस के आपको मिलेंगे हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन पर, वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स का आपको पब्लिकेशंस मिलेंगे हर्ब्स पर, आपको वॉल्यूम्स वॉल्यूम पब्लिकेशन मिलेंगे लिटरेरी रिसर्च पर। तो ये कहना एकदम से या ये सोच लेना कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हो रही है और CCRS जो है वो रिसर्च नहीं कर पा रहा है, मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं है। तो आपको अभी सही जानकारी नहीं है, और ये शायद संभवतः ये नैरेटिव बना दिया जाता है, नैरेटिव बन जाता है कि नहीं बस ये है, यही है। तो जो CCRS का ये नैरेटिव 10 साल पहले था कि CCRS में रिसर्च छोड़ करके कुछ नहीं होती है, ये था, और वही शायद आप तक पासान हुआ है, और कुछ हद तक ये बात सही भी हो गई थी, क्योंकि CCRS जो है सारे एक नोडल एजेंसी के रूप में जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोग्राम्स होते थे वो किया करती थी। अभी जैसे कि अभी भी CCRS की भूमिका तो थोड़ी सी हो रही है, क्योंकि ये जो आपने बात कही बड़ा आपने कठोर शब्दों में और सीधा पहला प्रश्न दाग दिया, लेकिन इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में लोग चर्चा करने लगे थे, करते हैं, और इसका निराकरण भी हो रहा है। तो जैसे कि पहले CCRS का ह्यूमन रिसोर्स लग जाता था कहाँ पर, CCIM के इंस्पेक्शन के कामों पर, वो सारा कौन कर रहा है, तो भैया RO है। RO के मेला लगना है तो कौन है, CCRS का RO है। ये कोई कार्य करना है भारत सरकार का, योगा IVD मनाना है तो सारे RO हैं। तो CCRS एक मल्टीटास्किंग फोर्स के रूप में काम करने में सक्षम थी, कर रही है, लेकिन रिसर्च भी उसने किया है। लेकिन अब जो CCRS की रिसर्च जिसकी स्थापना के समय से हैं और जो कि पब्लिश्ड है, अब उस समय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था CCRS का, या उस समय का जो एक एटीट्यूड था, मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस समय के रिसर्च ऑफिसर्स के अंदर क्षमता नहीं थी, मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जो एक उनकी एक सीमित संसाधन थे और असीमित समझ थी, इसमें मैच नहीं हो पा रहा था। संसाधन सीमित थे, CCRS वाज नॉट, अरे पूरे आपका आयुर्वेद का आयुष का बजट ही कितना था। ये तो मानने आप वाली बात इस समय तब आए हैं इस फॉर्म में जब आपके पास एक डिपार्टमेंट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अलग बनी, और मिनिस्ट्री में भी जब ये NDA की गवर्नमेंट आई तब आपका बजट 4 गुना 5 गुना बढ़ के आज 3300 करोड़ रुपए का हुआ है। जो CCRS का बजट तो सैलरी में ही चला जाता था। तो चलिए अब इस आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं इसी में खाली दे रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो बीच में बना था वो अब नहीं है। अब उनके DGs जो हैं पिछले जब एक टर्म पूरा किया, आप लोग उनको जानते भी हैं, यहाँ प्रोफेसर होकर रखे गए साल भर के करीब, प्रोफेसर करतार सिंह धीमान जी। आप छात्रों के बीच में हमेशा रहते थे, उन्होंने CCRS का बड़ा कायाकल्प किया। आज के जो वहाँ निदेशक हैं पिछले 1 वर्ष से, प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य, वो भी वही करतार सिंह धीमान साहब तो हमारे सीनियर रहे और उनसे काफ़ी कुछ हम लोग सीखते रहे हैं, और इस समय वो कुलपति हैं, अभी बस 10 दिन पुराने कुलपति कुरुक्षेत्र राज्य आयुष विश्वविद्यालय के। तो एक क्षमता होती है व्यक्ति में, और करतार सिंह धीमान साहब ने काफ़ी कुछ उसको स्ट्रीमलाइन किया, ठीक है, और उसी लाइन को पकड़ के प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य चल रहे हैं, उससे भी शायद बेहतर करें, और 1 साल उनका बीत चुका है, रिसर्च ओरिएंटेशन है। अब आप देखिए NABL एक्रीडिटेशन लगातार हो रहा है CCRS की लेबोरेटरीज का, एक बहुत बड़ी बात है कि अब उनकी रिसर्च वैलिडेट हो सकेगी, क्योंकि किसी भी रिसर्च के अच्छे ऑथेंटिक पब्लिकेशन के लिए सबसे पहले आपकी लेबोरेटरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो NABL की एक्रेडिटेशन की सीरीज चल रही है, एक ड्राइव चल रही है सेक्रेटरी साहब वैद्य राजेश कोटेचा जी के नेतृत्व में। हम सब वो लोग तो सब लोग एक सिपाही हैं जो DG हैं या कोई भी किसी पद पर है, या जो भी एकेडमिया में प्रोफेसर्स हैं कहीं भी हैं, तो वी आर वर्किंग इन द लीडरशिप ऑफ आवर सेक्रेटरी, और रिसर्च पर ध्यान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि ये अपने नैरेटिव को अभी मेरे कहने से मत बदलिए। अभी जब हमारा आपका साक्षात्कार समाप्त होता है तो आप पहला काम यही करिए, मैं आपको कराऊंगा कि अभी मेरे सामने ही कराऊंगा कि आप CCRS की वेबसाइट पर जाइए और उनकी पब्लिकेशंस को देखिए, तब आपके समझ में आएगा कि CCRS ने रिसर्च कितना किया है और कितना कर रहा है। कोई भी एक आंसर होता है, कोविड काल में जो भी आंसर दिया वर्ल्ड को CCRS ने किया सिस्टमेटिक।
कोई भी अगर आपको हर्बो मिनरल फार्मुलेशन रसौषधि पर न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक और लेकर के आपके लंदन में क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसका आंसर सीसीआरएस देती है अपने रिसर्च करके। तो इस नैरेटिव को अमन आप जरूरत है सर लोग जो बदलने BAMS के की, साथ हैं, उसको लोगों बदलिए। और इसके लिए मैं आपको मेरे कहने पे मत बदलिए या किसी और के कहने पे जो आपने ये समझ बना ली है वो भी मत बनाइए। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए, सीसीआरएस की वेबसाइट पर जाइए, उनके रिसर्च का आप ये कहेंगे कि 1970-1980 की रिसर्च की लेवल वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं है। और सीसीआरएस ने खुद ही सबसे पहला जो मोनोग्राफ दिया था एक किताब का, उसमें 432 के करीब थे। उसके बाद में नोटिफिकेशन सीसीआरएस ने दिया कि ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं इनको न माना जाए। उसके बाद API सीरीज शुरू हुई, क्योंकि सीमित संसाधन थे। वो लेबोरेटरी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करके उस समय के सारे डॉक्यूमेंट्स आए थे। आज इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध हैं। झांसी, ग्वालियर, कलकत्ता, इन 3 जगहों पर जो सीसीआरएस की यूनिट है, ड्रग डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है, ड्रग रिसर्च की बात हो रही है। कई क्लिनिकल रिसर्च के यूनिट हैं केरल में और कई जो सीसीआरएस के यूनिट्स हैं वो डिजीज स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो आपके पहले प्रश्न का तो मैं यही उत्तर रखूँगा कि आप नैरेटिव्स को बदलिए और देखिए आज सीसीआरएस का आरओ बहुत ही पहले वाला भी था, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं थे। आज के सीसीआरएस का जो रिसर्च ऑफिसर है उसके पास संसाधन है। और वो ही मैंने जो पहले एक शब्द मेरे दिमाग में आ गया था कि पहले सीसीआरएस में सीमित संसाधन और असीमित सोच थी, तो अब सीसीआरएस की स्थिति ये है कि असीमित संसाधन और असीमित सोच है। देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा और आप लोगों की शिकायत दूर होगी। और हो सकता है कि अगले कुछ वर्षों में आप भी वहीं आरओ के पद पर नजर आएँ आज के 10 साल के बाद, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी कि नहीं सीसीआरएस इज वर्किंग। ये नैरेटिव बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम कोशिश करेंगे समझने की चीज़ों को, सीसीआरएस को लेकर जो गलत पर्सपेक्टिव बना हुआ है बच्चों में, छात्रों में, Exactly. उसको बदलने की कोशिश की जाएगी सर। पब्लिकेशंस को आप जाइए, उनके देखिए। पब्लिकेशन आर द जस्ट डॉक्यूमेंट। उनके 3 जर्नल निकल रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा आपका ये सवाल, लेकिन चलिए बच्चे कुछ भी पूछते हैं, लेकिन ये नैरेटिव्स को बदलना होगा। बस एक आम भाषा में एक आम बात है कि जो काम कर रहा है उसको गालियाँ निकालो, है ना। जैसे कि अब कोई पॉलिटिकल एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, लोग इस तरह से क्लेम करते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में तो कुछ था ही नहीं, जैसे देश में तो कुछ था ही नहीं, तो वो उस भाषा को नहीं बोलना है मुझे। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि सीसीआरएस इज़ नॉट टोटली डिफंक्ट। ठीक है कि बीच में इससे दूसरे तरीके के काम लिए गए जिससे कि आप लोगों के नैरेटिव्स बने, या वहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स थी वो भी थोड़ी सी बड़ी नेग्लिजेंसी वाली बीच में आ गई थी। और हमने भी ये सुना है दिल्ली में जब हम लोग बैठकें करते हैं और कहते हैं कि सीसीआरएस इज डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट रिसर्च। आप तक जो बात पहुंची है वो इन्हीं सब स्रोतों से, इन्हीं सब माध्यमों से पहुंची है। लेकिन अब नैरेटिव्स बदले हुए हैं। सीसीआरएस एक अच्छा स्ट्रक्चर के साथ, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छा काम कर रही है। और उसमें जो अभी यंग जनरेशन की जो आए हैं और वो जो भी लोग हैं, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा 2015 का रिक्रूटमेंट या उसके पहले का रिक्रूटमेंट बहुत ही सब्जेक्ट वाइज और स्पेसिफिक है। दे आर वर्किंग एंड रिजल्ट विल बी बिफोर वर्ल्ड वेरी सून। या प्लीज़ चलिए आगे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा सर दूसरा सवाल आपसे, इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो सर अभी चर्चाएं में है, आए दिन सुनते रहते हैं, कोई मंत्री भी कह देते हैं, सबके मन में चलती रहती चीज़ें, उसको सर आयुर्वेद के हिसाब से तो ठीक है, उसको मॉडर्न के और आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या उसमें जो है ड्रॉबैक्स आ सकते हैं, क्या क्या उनके लिए बेनिफिट होगा, क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा, उस पर सर आपकी क्या राय है? पहले तो मुझे आपका ये जो बीच में एक वाक्य था वो मेरी समझ में नहीं आया, पहले आप मुझे समझाइए। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन का फ़ायदा आयुर्वेद को होगा। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि आप अगर नज़रिए से, किस नज़रिए से देखते हैं कि आयुर्वेद को फ़ायदा होगा या ड्रॉबैक होंगे, या मॉडर्न की, हाँ मैंने मॉडर्न की बात की सर, कि मॉडर्न को भी अगर फ़ायदा होगा या मॉडर्न को भी अगर ड्रॉबैक होंगे तो क्या होंगे, आप किस नज़रिए से देखते हैं दोनों के पर्सपेक्टिव में सर, आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न? इस पर तो पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। आपके पास 40 मिनट का टाइम है, इस पर तो पूरा मिनिमम 40 दिन बोले जा सकते हैं और एग्जांपल्स के साथ बोले जा सकते हैं। चलिए हम इसको 5 मिनट बच्चों तक सर, दर्शकों तक समझने की जितनी कोशिश बिल्कुल की जाए। बिल्कुल। देखिए ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है और आपको इस बात पर हर्षित होना चाहिए, गौरवान्वित भी होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए।
गौरवान्वित जरूर होना चाहिए कि जिस विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, जिस विश्वविद्यालय में हम लोग सेवा कर रहे हैं, वह विश्वविद्यालय इंटीग्रेशन का पायनियर मॉडल है। ये तो सर। और पायनियर मॉडल आज के लोगों ने नहीं बनाया है। आप बीएचयू आपको मैं होमवर्क बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर, आप समझ बढ़ेगी। नहीं, आपका होमवर्क पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे बाद में आके यहाँ दिखाना भी पड़ेगा। अभी CCRS के पब्लिकेशन के आप स्क्रीनशॉट हमको भेजेंगे। ठीक सर, ठीक। ठीक है। अब आपका दूसरा होमवर्क जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हिस्ट्री ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी एक इतनी मोटी किताब है और उसको आप लाइब्रेरी में उपलब्ध है, सेंट्रल मेरी लाइब्रेरी भी है, हमारी में है, उसको आप पढ़िए। हिस्ट्री ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी। और जब आप बनारस यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ेंगे, कब का, 1904, बताइए कब हुई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश, कब हुई थी? एक जनरल नॉलेज का आपसे क्वेश्चन। सर आयुर्वेदा का पता है सर, 1926। नहीं, वो भी ठीक नहीं है आपका। अभी ठीक नहीं। 1916 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, फंक्शनल, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नंबर 222 नंबर। और हाँ, एक नंबर इधर उधर पता नहीं क्यों मेरे मस्तिष्क में आजकल होने लगा है, लेकिन परहैप्स इट इज़ 222 या 223, अब चेक कर लिया जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये है कि अगर मैं थोड़ा गड़बड़ करता हूँ तो मेरा ये मस्तिष्क मुझे कहने लगता है कि नहीं, कोई गड़बड़ हो रही है। तो ये आप एक्ट 1916 पर जाइए पार्लियामेंट का। वो पार्लियामेंट कौन सी थी? आज वाली नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। अब 1947 में आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना? तो अब जो कॉन्सेप्ट पेपर मालवीय जी महाराज ने बनाया कि बीएचयू में क्या होगा, उसको कॉन्सेप्ट पेपर, जैसे कि है ना, आप परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, BMS थर्ड ईयर में है, तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि इस विषय में क्या पूछा जाएगा, कैसे होगा, कुछ समझने को। बीएचयू के एस्टेब्लिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट पेपर मालवीय जी महाराज ने बनाया, उसमें उन्होंने 2-4 वाक्य लिखे हैं और मैं आपसे कहूँगा कि उनको पूरा पढ़िए। हम तो उस पर लेक्चर दिए थे 2012 के वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में, मुझे भोपाल में जो हुई थी, उसमें मुझे मौका दिया गया था इसी विषय पर बोलने का, तो मैंने और इसका डीप अध्ययन किया था। तो ये 1904 में मालवीय जी महाराज कहते हैं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है। प्रत्येक गांव में एक वैद्य है या 2 गांव पर एक वैद्य है जो कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंधन किए हुए है। मुख्य स्तंभ उसी समय वही थे। हाँ, 1904 की बात हो रही हाँ। है ये, और ये हमारे शब्द नहीं है। उस कॉन्सेप्ट पेपर में महाराजा मालवीय जी महाराज के हैं। महाराज शब्द आगे पीछे लगाया जाए और महाराजा शब्द आगे लगाया जाए तो बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है ना? हाँ, तो मालवीय जी महाराज एक बड़ा आदर सूचक शब्द हुआ, और महाराजा तो अगर नाम के आगे आ रहा है तो वो एक शासन का द्योतक है, ठीक है ना? तो इस पर आते हैं। मालवीय जी महाराज ने कहा कि भारत के प्रत्येक गांव में वैद्य हैं और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाले हुए हैं। और उस समय कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे भारत में, कुल 3 मेडिकल कॉलेज 1904। कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में। अब अगर आपके प्रश्न मुझे थोड़े पहले से पता होते तो मैं ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी याद कर लेता कि हाँ, कब कलकत्ता हुआ या कब चेन्नई हुई या कब मुंबई हुआ, मद्रास। तो मैं चेन्नई था ही नहीं, मद्रास। तो उन्होंने कहा कि इनसे जो निकल रहे हैं प्रोडक्ट इन 3 मेडिकल कॉलेजेस से, वो शहरों में सिविल सर्जन के रूप में, आज भी कई जगह बहुत पोस्ट है सिविल सर्जन की, तो सिविल सर्जन के रूप में तैनात हैं, ठीक है? और उनसे पूरी व्यवस्था नहीं संभल सकती है। तो हमें ये जो चेन फैली हुई है भारत के प्रत्येक गांव में, पारंपरिक चिकित्सा की, आयुर्वेदियों की, वैद्यकी की, ठीक है, उनको विज्ञान पढ़ाना है। क्या करना है? विज्ञान। एलोपैथ नहीं, विज्ञान एलोपैथ में फर्क है। हाँ, विज्ञान और एलोपैथ में फर्क है। उनको विज्ञान पढ़ाना है जिससे कि वो ज्ञानवान हो करके एलोपैथी चिकित्सा के मापदंडों को समझ करके आयुर्वेदिक सिद्धांतों में लगाए। ये इंटीग्रेशन की कल्पना मालवीय जी महाराज की। फिर से दोहरा रहा हूँ, आयुर्वेद स्नातकों को विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान की समझ लेकर के उन्हें आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को समझना है, और आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के समीकरणों को, अन्वेषण को समझ करके आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आयुर्वेद अनुरूप करके, युगानुरूप करके आयुर्वेद पर अप्लाई करना है। ये था आयुर्वेद के एडवांसमेंट के लिए मालवीय जी का सपना, इंटीग्रेशन के द्वारा। काफ़ी सही चला कई वर्षों तक, लेकिन 6ठे 7वें दशक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो
ये आयुर्वेद की यात्रा है जो आप अभी 1926 कह रहे हैं, वो 1926 नहीं 1922 है, करेक्ट कर लीजिए। जी सर। 1922 में डिपार्टमेंट ऑफ ओरिएंटल लर्निंग के अंतर्गत एक आयुर्वेद डिपार्टमेंट हुआ। मालवीय जी कॉन्सेप्ट पेपर में जो शुरू से ही था कि वो यहाँ पर कला महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय की रचना करेंगे। 1904 में ही उन्होंने कल्पना की थी। तो महिला शिक्षा के प्रति वो जागरूक उसी समय थे, LLB फर्स्ट। आप बीएचयू के स्ट्रक्चर को देखिए तो ठीक है ना। और उसके बाद गंधर्व महाविद्यालय, भारतीय संस्कृति के, जैसे कि हम प्रशासन डिपार्टमेंट में आप बैठे हुए हैं तो देखिए हमारे यहाँ बगल में ही है गंधर्व महाविद्यालय, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। और उसके बाद जब उनने क्या मालवीय जी अभियांत्रिकी महाविद्यालय और विज्ञान महाविद्यालय खोल रहे थे तो मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते थे? खोल सकते थे। डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी हिंदुस्तान में सबसे पहले कहीं खुले 1933 और 35 में तो बीएचयू में खुले, वो भी मालवीय जी महाराज के द्वारा खोले गए। तो ज्ञान विज्ञान का उनको कमी थोड़ी थी, लेकिन आयुर्वेद के प्रति उनका विश्वास था, निष्ठा था कि भारत के प्रत्येक गांव में ऑलरेडी काम कर रही है, इसको खाली हमें मजबूत करना है, इस चेन को मजबूत करना है विज्ञान के ज्ञान से। तो आयुर्वेद कॉलेज उन्होंने खोला तो उन्होंने फिजिक्स का टीचर अपॉइंट किया, केमिस्ट्री का टीचर अपॉइंट किया जी, प्योर फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर्स आयुर्वेदिक कॉलेज में 1922 से 1927। अब सब जो विज्ञान की समझ दे सके। आपको ये पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मालवीय जी अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन जो सबसे पुरानी संस्था है हम लोग की, 1907 में बनी हुई, एक वैद्य के द्वारा अपनी ज़मीन देकर के नासिक के एक वैद्य ने बनाई थी, मालवीय जी उसके भी अध्यक्ष रहे अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के। और वो अध्यक्षता जब मालवीय जी महाराज को मिली तो उन्होंने आकर के यहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज फुल फ्लेज्ड खोला। हालांकि उनका कॉन्सेप्ट था आयुर्वेद महाविद्यालय का, ये नहीं कि अध्यक्षता से उनका कोई संबंध है, लेकिन उन्होंने और उनका कर्तव्य बोध आया। वो तो 1904 में ही लिख चुके थे आयुर्वेद महाविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन तो 1907 में बना। एंड मालवीय जी हैड क्रिएटेड दिस कॉन्सेप्ट इन द 1904 कि आयुर्वेद कॉलेज। 1907 में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन बना, जो आज भी चल रहा है। अभी शताब्दी समारोह उसका 2007 में चंडीगढ़ में मनाया गया था। इस संस्था को आप जानते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन? इसकी मेंबरशिप आपने ली है? नहीं सर। ला, जो आपकी सबसे पुरानी संस्था है वो आप तक पहुंच ही नहीं रही है। आप विश्व आयुर्वेद परिषद को जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। यही बात है कि जो चल रहा है वो दिखता है। विश्व आयुर्वेद परिषद के भी 25 साल पूरे हो गए, वो आपको दिख रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये देवेंद्र त्रिगुणा जी, आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप ये कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन आयुर्वेद के छात्रों के बीच में कहाँ स्थिर है। क्योंकि अब देखिए, अब एग्जाम्पल्स तो मेरे दिमाग में ऐसे आते ही हैं और मैं बोलने को मजबूर हो जाता हूँ। जैसे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने एक वायरल वीडियो देखा मणिपुर की किसी घटना पर, उन्होंने सुओ मोटो एक्शन ले करके और सारी कार्रवाई की। तो पद्मश्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, आपका पूरा सम्मान हम सभी लोग करते हैं और आप आयुर्वेद की प्रगति में बहुत काम कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार, ऋणी है हम लोग। हाँ, ऋणी हैं। और वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी ने तो विभाग की स्थापना ही कराई। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बताऊं कि PV नरसिम्हा राव साहब का प्रधानमंत्री काल था। वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी उनके व्यक्तिगत चिकित्सक थे, कई प्रधानमंत्रियों के लोग व्यक्तिगत चिकित्सक रहे हैं। मैंने स्वयं देखा है देवेंद्र त्रिगुणा जी को, जब मैं जामनगर में था लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ, और उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के द्वारका आना जाना, सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उनका भी आशीर्वाद लिया है। बड़े वैद्य जी कहलाते हैं वो, वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, जो कि बस भारत रत्न उनके पास नहीं है, बाकी तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारे अलंकार उनके पास रहे। अरे अपने VC साहब कहाँ दूर जा रहे हो भैया, प्रोफेसर SK जैन, उनके द्वारा जब ये कानपुर में थे तो अपने VC साहब भी उनकी चिकित्सा से ठीक हुए हैं एसिडिटी के लिए, और वो हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन में आते हैं तो सीधे बृहस्पति देव त्रिगुणा से शुरू करते हैं कि मैं उनकी चिकित्सा से ठीक हुआ, और फिर कोटकल से उनकी कंटिन्यूस चल रहे हैं। तो बात इंटीग्रेशन की जो आपने शुरू की थी, तो मालवीय जी बात लंबी दूर तक चली जाती है। तो वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की इस स्थिति को उबारा जाए, और विश्व आयुर्वेद परिषद भी ये सफलता का द्योतक है विश्व आयुर्वेद परिषद का, और इसके लिए मैं इसके पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि वो छात्रों के बीच में है, लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। वो छात्रों के ऊपर ही ओरिएंट किए हुए हैं, उनको AIPGT की मॉक कराते हैं, और अपने प्रोफेसर महेश व्यास साहब हैं, या प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी हैं। इधर मध्य प्रदेश में जाऊँ तो अब मैं थोड़ा सा वापस लौटता हूँ, लेकिन ये पूरे भारत भर में हैं लोग। डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा जी हैं,
तो मतलब अच्छा लगा कि छात्रों के बीच में विश्व आयुर्वेद परिषद स्थापित है। तो ये अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की अध्यक्षता जब मालवीय जी महाराज को मिली तो उन्होंने तुरंत आयुर्वेद का विस्तार किया और आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की। और उसमें उन्होंने देखो जो बातें की वो ये की कि आयुर्वेदी चिकित्सकों को तो रखा ही उन्होंने, आयुर्वेदी शिक्षकों को तो रखा ही उन्होंने, मगर जब उन्होंने अस्पताल खोला, अस्पताल में उन्होंने मॉडर्न के चिकित्सक रखे, MBBS डिग्रीधारी, तो इंटीग्रेशन वहीं से शुरू हो गया था। यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे और अस्पताल में MBBS डिग्रीधारी चिकित्सक भी थे, और दोनों एक साथ एक मरीज को देखा करते थे, एक साथ राउंड हुआ करता था। तो इंटीग्रेशन वहाँ से शुरू हो गया और उससे दोनों पक्षों का फायदा होता है। और आपके सवाल को मैं आप जरा, मैंने कहा ना कि तो बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो अभी देखिए अंकल सैम, अमेरिका ने भी मान लिया इसको कि इंटीग्रेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। NCCIS बनाया 2013 में, उसके पहले वो निकैम था। इंटीग्रेशन वर्ड पे इस समय पूरी दुनिया काम कर रही है, मेडिकल प्लूरलिज्म पर पूरी दुनिया काम कर रही है, और इंटीग्रेशन विल बी द नेक्स्ट थेरेपी ऑफ द फ्यूचर, बेस्ट ऑफ ऑल। भारत भी काम कर रहा है उसी पर। 2030 तक का एक है नीति आयोग का डॉक्यूमेंट कि पढ़ाया जाएगा एक साथ सबको, फिर 3rd ईयर के बाद, जैसे अभी आप 3rd ईयर में हैं तो होता है ना, जैसे कि जब हमने BMS किया तो हम एनुअल वाले थे, हम सोचते हैं कि काश आज का सिलेबस, काश आज की बातें हमको उस ज़माने में 1987 1989 में मिली होती तो आज हम लोग कुछ और भी हो सकते थे, मतलब आयुर्वेद में और निष्णात होते। आयुर्वेद की ही बात है, लेकिन आज की तारीख में, उस समय की तारीख में बहुत परिवर्तन हो रहा है। वही सवाल जो है बार बार मेरे दिमाग से अभी जा नहीं रहा आपका कि CCRS की जो सीमित संसाधन थे और जो आज असीमित संसाधन है उनमें बड़ा फर्क है। और इस समय यहाँ पर आप जब इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसका कॉन्सेप्ट इस समय बदला हुआ है। अब एलोपैथी भी आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए आ रहा है। न जाने कितने एलोपैथी के चिकित्सक, जो आपका प्रश्न था, एलोपैथी के चिकित्सक आयुर्वेद की चिकित्सा लेते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है, लिखते हुए भी देखा है सर, मैंने प्रोफेसर लिखते हुए भी देखा है। अब लीगलिटी और लीगलिटी पर बाद में बात करेंगे, या आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको भी एड्रेस करेंगे। प्रोफेसर RS सिंह की क्लिनिक में मैंने देखा है बड़े बड़े मॉडर्न के प्रोफेसर्स को, और आज भी यहाँ के जो हमारे कलीग्स प्रोफेसर हैं वो आयुर्वेदिक चिकित्सा लेते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कह देते हैं दवाई की क्वालिटी ठीक है ना। ये जो एक नैरेटिव बन गया है कि नहीं दवाई की क्वालिटी में परेशानी है, वो नैरेटिव सही भी है, लेकिन अब वहाँ पर आपको मानकों पर जाना है कि हाँ इस कंपनी की दवा आप खा सकते हैं, बकिया कंपनी पर आप सोचिए। तो आपके गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन प्रोसेस कर ही दिया है। मैं आपके प्रश्नों के अलावा थोड़ा बढ़ा दिया कि भाई वहाँ पर आयुष स्टैंडर्ड मार्क है, आयुष प्रीमियम मार्क है, आपको BSI की मान्यताएं हैं, QCI की मान्यताएं हैं, ढेर सारी है। BAS भी इसमें सम्मिलित है। और अगर मान्यता क्वालिटी की ड्रग नहीं है तो उसके भी निराकरण के उपाय भारत सरकार ने कर रखे हैं। आप जागरूक हों उसके बारे में तो उस तरफ काम करिए। तो बात इंटीग्रेशन की आई है। इंटीग्रेशन इज़ द नीड ऑफ आवर, इंटीग्रेशन इज़ द डिमांड ऑफ टाइम फॉर द ह्यूमैनिटी। कोई ये कहे कि नहीं हम आयुर्वेद से ही पूरी दुनिया को ठीक कर लेंगे, असंभव। और कोई ये कहे कि हम खाली एलोपैथिक चिकित्सा से दुनिया को वेलनेस में ला देंगे, असंभव। क्योंकि एलोपैथी की भी अपने सीमित दायरे हैं। उनके पास सर्जरी है, उनके पास एंटीबायोटिक्स हैं, उनके पास टिश्यू सेल टारगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके ऊपर काम करते हैं। क्या? सेल टारगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पर्टिकुलर सेल पे जाकर के आप वो पैथोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं। संप्राप्ति विघटन, ठीक है। हमारे पास वो चीज़ की कमी है। अभी हम होलिस्टिक अप्रोच में चलते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है जो उनके पास नहीं है। अब बहुत सारे ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में ऐसे हैं जो एनाटॉमिकली तो जो हैं सो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन फंक्शनली और सिस्टम एक यूनिट है और वो होलिस्टिक वे में काम करते हैं। वहाँ आयुर्वेद काम करता है। वहाँ जो उनकी रिडक्शनिस्ट अप्रोच है किसकी, एलोपैथी, वहाँ फेल हो जाती है। और फिर हमारी जो होलिस्टिक अप्रोच है यहाँ काम करती है। तो दोनों को एक दूसरे के पूरक होना पड़ेगा मित्र अमन जी। खाली आयुर्वेद से कुछ नहीं, मुझे भी ऐसे लगता है सर कि खाली एलोपैथ से कुछ नहीं हो सकता। रोगी कोई आता है ना तो उसको ये नहीं होता कि वो एलोपैथ से सही हुआ है या वो आयुर्वेद से सही हुआ है। और एक चीज एक और बात है, वो प्रोपोर्शन, कितना एलोपैथी का होना चाहिए, कितना आयुर्वेद का होना चाहिए। और आपका सिलेबस तो इंटीग्रेशन का CCIM आज की NCSM ने तो बना ही रखा है, शानदार है, उसका पढ़िए, क्रियान्वयन करिए। लेकिन ये जो एक सामाजिक बुराई है
सामाजिक बुराई ही कहे तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी बदल रही है इस समय कि नहीं एलोपैथ श्रेष्ठ है, आयुर्वेद दूसरे दर्जे का है या तीसरे दर्जे का है। थोड़ी थोड़ी अब धारणाएं चेंज हो रही हैं। धारणाएं बदल रही हैं। लेकिन उसमें भी एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अमन कि कोचीन है अमृता इंस्टीट्यूट में इंटीग्रेशन की ओपीडी की बात चल रही थी। यहाँ पर है मेदांता के दिल्ली सेंटर में। हाँ, डॉक्टर गीता कृष्णन हैं और वो अभी WHO में 2 टर्म पूरा करके आए हैं और फिर ऑन रोल है वहाँ पर, इक्वलिटी के साथ है। मैं जब यहाँ पर विभागाध्यक्ष हुआ करता था या जब कभी हमारी से थी, इसको एक इसी भाषा में समझ लीजिए कि से थी, तो मैं इसमें एक पत्र लिखा था। उस समय OP उपाध्याय जी MS थे, उन तक भी ये लिंक पहुँच जाए तो बड़ा अच्छा है। डॉक्टर OP उपाध्याय MS थे और प्रोफेसर VK शुक्ला साहब डायरेक्टर थे। मैंने ये बात लिखी कि BHU इज़ द बेस्ट प्लेस और यहाँ पर इंटीग्रेटेड OPD चलाई जाए, एक ही मरीज को दोनों देखें और फिर उनके ऊपर बेस्ट पर करें और मरीज ठीक हो। और वहाँ पर लिमिटेड जो आयुर्वेद वालों से न ठीक हुए हों उनको बुलाएं, एलोपैथ वालों से न ठीक हुए आयुर्वेद वालों को बुलाएं और एक ही मरीज पर एक साथ अपनी अपनी पैथी की मेडिसिन को डिस्कस करके एक यूनिफॉर्मिटी में एक इंटीग्रेटेड प्रिस्क्रिप्शन उसको दें। तो ये नहीं हुआ कि नहीं हमने डायबिटीज़ की दवा आयुर्वेद वाली भी ली है और मॉडर्न वाली भी ली है तो कहीं शुगर डाउन ना हो रहा हो ज़्यादा, या लीवर पर एक तरफ वो दूसरे कोई इम्यूनो मॉड्यूलेशन दे रहे हैं और कोई इम्यूनो सप्रेशन दे रहा है और कोई इम्यूनो स्टिमुलेंट दे रहा है, या लंग्स के ऊपर ILD की डिजीज़ में आप जाइए। तो जब तक दोनों विशेषज्ञ एक साथ नहीं बैठेंगे, मैंने लिखा था, मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग अटेंड भी किया गया था। ऐसा था कि भाई फिर भाई अपनी बात नहीं करनी है ज़्यादा कि हमने क्या किया, हमें ये बताना है कि हाँ हम प्रयास करते रहे हैं। तो चिट्ठियाँ लिखते थे, उस पर कार्रवाई भी होती थी, उस बैठकों में भाग भी लिया, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता ना। BHU में भी इस विचारधारा के लोग थे कि इस पर सपोर्ट नहीं मिला उतना और इंटीग्रेटेड OPD नहीं चल पाई आज तक। अमृता में चलती है, कोचीन में जहाँ तक मुझे जानकारी है, और बहुत सारी जगहों पे चलती है। अपनी लिमिटेशंस को अगर दोनों पक्ष पहचान लें, एलोपैथ और आयुर्वेद, अपनी सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अलग कर दें, देखिए मानव कल्याण कितना तेज होगा। और यही इंटीग्रेशन अंकल सैम कर रहे हैं, यानी कि US कर रहा है। चलिए सर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा इस चीज़ों को अब कितना आगे चल काम हो पाएगा, आगे कहाँ तक चीज़ें कारगर साबित होंगी। तो सर नीति आयोग इस पर आ रहा है, आने वाला समय ही इस चीज़ को डिसाइड कर पाएगा। सर मैं अपने तीसरे सवाल की तरफ चलता हूँ। सर आए दिन जिस हिसाब से BMS के प्राइवेट कॉलेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगता है डॉक्टर नाम आगे लग जाता है, 10-15 लाख में डिग्री भी मिल जाती है, इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं है। कहीं वही MBBS के लिए इतनी सस्ती इतनी ही है सर, बाहर 15 लाख में मिल जाती है। 15 लाख, हाँ 2-2.5 लाख का, लगभग 3 लाख का खर्च है सर 1 साल का। और MBBS की कितने में मिलती है? 1 करोड़ लगता है, लगभग 90 से 95 लाख तो लगते ही हैं लगभग। अच्छा, तो सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो BMS के प्राइवेट कॉलेजों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मतलब कोई भी अपना प्राइवेट कॉलेज खोल दे रहा है BMS का, और वहाँ से नीट में क्वालिफाई मार्क कितने होते हैं? 130, 135, 140 यही पहुँचता है कि इसके बाद आप नीट में, मतलब नीट के इतने मार्क्स ला के आप क्वालिफाई हो गया, आप BMS प्राइवेट कर सकते हो। MBBS भी आप प्राइवेट कर सकते हो इतने मार्क्स लाने के बाद। 130, 135, 140 यही कट ऑफ जाती है। सर BMS प्राइवेट जितनी जल्दी पिछले 8-10 सालों में खुले हैं, हम बनारस की बात करते हैं, 8-10 सालों में सर 8-10 कॉलेज खुल गए हैं यहाँ पे प्राइवेट। उसको सर आप मार्केट में जब वो बच्चे उतरेंगे या BMS के इतने डॉक्टर बनेंगे, उसको आप सर किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी क्या राय है सर इस पर? देखिए अमन, मैं आपके वाक्यों को ही पकड़ रहा हूँ और उसी में से आपके उत्तर को भी निकाल ले रहा हूँ। ठीक है सर। आपने अभी एक शब्द यूज़ किया कि ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हाँ ठीक है ना? हाँ। तो अब इसका ज़रा अर्थ हम आपको समझाएं। वाकई इस समय प्राइवेट कॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। किसके द्वारा? रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा। एक समय था जब प्राइवेट कॉलेजेस खुलते थे तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। किस लिए? कि कॉलेज और खुलें। ठीक है ना? मैं आप ही के शब्दों का 2 अर्थ निकाल रहा हूँ। अभी देखा ना आपने लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव में कल एक शब्द पर दोनों, एक शब्द एक ही था, भाव एक ही था, लेकिन दोनों पक्षों को सुनिए, उसी शब्द को पकड़ के क्या क्या हो रहा था। अब आप देखिए ना, इंडिया शब्द को पकड़ करके क्या क्या हो रहा है। तो आपका ये मैंने वाक्य पकड़ लिया है कि ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ज़्यादा ध्यान, अब किसी का कोई ईयर नहीं लूँगा क्योंकि फिर आप उसी सैम के उस ज़माने के प्रेसिडेंट को आप गूगल पर सर्च करने लगेंगे। ठीक है ना? तो
ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि अधिक से अधिक प्राइवेट कॉलेजेस को फ़ायदा हो, शिक्षकों की संख्या कम कर दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए आयुर्वेद कॉलेज के लिए वो कम कर दिया जाए, लैंड एक्विजिशन जो थी उसको कम कर दिया जाए। अधिक से अधिक ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था ये मशरूम ओपनिंग ऑफ द आयुर्वेदिक कॉलेज। अब भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब सर ऐसा मेक द स्टैंडर्ड। अभी आप लोगों को पता है कि नहीं पता, तो मैं आपको बताऊं कि NCISM ने टीचर्स के ऊपर गूगल मैपिंग लगाई हुई है और बहुत सारे टीचर्स की सुनवाई हो रही है जो कि घोस्ट चित्र से, जिनका खाली डिग्री और नाम चलता था, उनके ऊपर पेनाल्टी लग रही है। पेनाल्टी, उनको डिबार किया जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन की ख़त्म करने की नोटिसेस दी जा रही हैं। तो आज की NCISM इस रूप में काम कर रही है। पहले यही हमारी रेगुलेटरी बॉडी इनको प्रमोट करने में लगी हुई थी। मैंने आपको बताया सब चीज़ें घटा दो, शिक्षकों की संख्या 42 से 30 कर दो, ये हुआ है आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए। ज़मीन कम कर दो, बॉटनिकल गार्डन 10 एकड़ का था तो उसको 5 एकड़ कर दो, ज़्यादा ज़्यादा खुल सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुल सकें। ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है ना, और अब भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब ज़्यादा ध्यान किस बात पर दिया जा रहा है? कोई गड़बड़ी ना हो, सिस्टम फॉलो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राइटेरियाज पूरे हों। और अभी तो और ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग। अभी आया है करीबन 1 हफ्ता हुआ कि जितनी रिसर्चेज हो रही हैं आयुर्वेद में, जो आपका पहला क्वेश्चन था, उस रिसर्चेज की NCISM मॉनिटरिंग करेगी। तो ठीक है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं NCISM से पूछ रहा हूँ कि आप खाली मॉनिटरिंग करेंगे कि फंडिंग की भी व्यवस्था करेंगे? हाँ, कैमरे की तरफ देख करके पूछूँ और आदरणीय वैद्य जयदेव पुजारी साहब तक ये बात पहुँचा दूंगा। मैं इसका लिंक मैं ही भेज दूंगा। ये लिंक भेजने लायक है। जितने आपने अभी 2 सवाल पूछे हैं, मैं आपके इंटरव्यू के लिंक को अधिकारियों तक भेज दूंगा, लेकिन आप डरिए मत, अभी और खतरनाक पूछिए। जो मैं नहीं डर रहा हूँ तो आप क्यों डरेंगे? ठीक है, तो सवाल ये है अमन की अब NCISM ने निकाल दिया कि वो रिसर्च की मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि उनको भी शिकायत हुई होगी कि भाई रिसर्च के नाम पर, PG डिसर्टेशन के नाम पर जिन कॉलेजेस का आप इंगित कर रहे हैं, प्राइवेट में भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं जहाँ गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है थीसिस के लिए और रिसर्च के लिए। मैं नाम ले सकता हूँ, JSS नडियाड है, SDM हासन है, SDM हासन है, आपका हड़पसर वाला एक कॉलेज है, भारतीय विद्यापीठ वाला कॉलेज है। वैसा थोड़ा नहीं कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है, नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपने सीटें खाली रखते हैं, बेलगा भी है, सीट खाली रहती है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते PG में। जो लोग उनके यहाँ जाते हैं कहते हैं कि नहीं हम आएंगे नहीं, हमको डिग्री दे दीजिए, तो कहते हैं कि नहीं हमारी सीट खाली रहेगी, हम आपको खाली डिग्री के लिए PG में एडमिशन नहीं देंगे। तो अमन ऐसा है कि अति उत्साह में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है ना। तो अति उत्साह में फिर वही लोकसभा का उदाहरण आ रहा है मेरे मस्तिष्क में। अति उत्साह में लोग बहुत ज़्यादा, वहाँ दोनों ही पक्ष के लोग काफ़ी कुछ ऐसा बोल गए हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो अति उत्साह में NCISM भी इस समय अब रिसर्च मॉनिटरिंग पर आ रही है। तो आप रिसर्च मॉनिटरिंग करिए, PG के थीसिस का स्टैंडर्ड कराइए, लेकिन वही यक्ष प्रश्न, स्कॉलरशिप तो लड़के को मिल नहीं रही है कहीं। ये MBBS में भी है, MBBS में भी जो MD कर रहा है एलोपैथी में लड़का प्राइवेट कॉलेज से, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। वो एक इशू है और इस इशू पर हम अपने चैनल पर काम कर रहे हैं कि एक 2-3 सेशन इस पर करें। ये जो डिस्पैरिटी है एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों में, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस में, आप प्राइवेट कॉलेजेस से उस रिसर्च की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ के लड़के को खाली फीस देना है, वो रिसर्च कहाँ से करेगा? अच्छा, उस रिसर्च पर आप मॉनिटरिंग भी करिए, ज़रूर करिए, लेकिन ये भी तो देखिए। मान लीजिए कि अब जामनगर, जयपुर, BHU, दिल्ली, अय्या, ये फर्स्ट 4 है। और आपको मैं बताऊं तो एक मैंने अभी सीरीज़ की है जो 2 अगस्त से शुरू हुई है, 18 अगस्त तक चलेगी, हर बुधवार शुक्रवार को। कि AIPGT हो गई है, तो आप लोग किस जगह पर कहाँ कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, इसको आपको देखना चाहिए। जो भी चाहे आप UG वाले लोग हों, उनको भी देखना चाहिए, मूड बनाना चाहिए कि हमको किस कॉलेज में जाना है। हमने इन 4 कॉलेजेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस कर दी है, और प्राइवेट में भी जो अच्छे हैं जिस सब्जेक्ट में, उनका भी नाम लिया है सारे स्वॉट से बात करके। तो रिसर्च की मॉनिटरिंग का आइडिया तो NCISM का बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और मजबूती के साथ आना चाहिए। और दूसरा जो आपके बगैर, पता नहीं आपका अगला सवाल क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं AIPGT से रिलेटेड है सर। अच्छा, तो रुक जाइए, अभी मैं यहाँ पर पूरा कर दूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मसला दोबारा आया, जो 26 अप्रैल को
ये आ गया था एक बहुत बड़ा झटका कि गुजरात के मेडिकल एसोसिएशन हाँ, वो के आधार पर कि बराबर वेतन नहीं मिलना चाहिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था जो, तो दोनों ही जस्टिस में से एक जस्टिस रिटायर हो गए हैं और दूसरे जस्टिस पंकज मित्तल साहब अभी हैं बेंच पे। और अभी एक बड़ी अच्छी खबर है कि 31 जुलाई को NCISM ने प्रयास किया और स्पेसिफिकली जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि पूरे NCISM को क्रेडिट जाती है, लेकिन एक व्यक्ति जो कि डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के, डॉक्टर राकेश शर्मा जी, उनका बहुत प्रयास रहा और रिट पिटीशन एडमिट हो गई है विचार करने के लिए। हो सकता है कि ये समय आए और माननीय उच्चतम न्यायालय उस पर पुनर्विचार करके ये कहे कि हाँ दोनों पैथी को बराबर की मान्यता दी जा रही है। तो जिस दिन दोनों पैथी को बराबर की मान्यता हो जाएगी उस दिन आप निश्चित ये समझ के रहिए कि इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि एक जो मानसिक अवस्था है ना विभेद करने वाली, हम यहाँ पर अपने मॉडर्न के काउंटर पार्ट से बात कर लेते हैं या आप कर लेते हैं MD वालों से मॉडर्न के, क्यों? इक्वलिटी है यहाँ PHU कैंपस में, इक्वलिटी है, सारी सुविधाएं समान दी जाती हैं। एक शब्द मैंने कह दिया, इक्वलिटी है। इन एनी रिस्पेक्ट हियर इज इक्वलिटी। तो अब आयुर्वेद वालों के ऊपर है कि अपने आप को उनसे इक्वल स्टैंडर्ड पर रख के बात करते हैं कि जब आयुर्वेद की मीटिंग हो तो किसी को बोलने न दें और उनके साथ मीटिंग हो तो मुंह से जबान न निकले। हाँ, ये आयुर्वेद का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है। अगर आयुर्वेद के लोगों की खाली मीटिंग हो रही है तो अति विद्वान इतने हैं कि किसी एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर। और यदि वही आयुर्वेद वाले लोग जब मॉडर्न वाले लोगों के साथ बैठा दिए जाते हैं या यूनिवर्सिटी के किसी और कमेटी में बैठ जाते हैं, वहाँ आवाज़ नहीं निकलती। मुझे कहने का साहस करना पड़ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स से जब आप दूर होंगे तो आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे इक्वल फुटिंग पर। जैसे मैंने कहा डॉक्टर गीता कृष्णन वेदांता में इक्वल फुटिंग पर चलते हैं, डॉक्टर राम मनोहर अमृता में इक्वल फुटिंग पर चलते हैं। तो इक्वलिटी ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए। अभी कल एक मेरे बहुत सीनियर ने 20-21 साल बाद फ़ोन किया, आप बिजनौर के हो, रुड़की में है, उत्तराखंड सरकार में सेवारत है, नाम नहीं लूँगा, अरे तुम आनंद चौधरी? उनका हाँ, तो मैं इस बैच का हूँ, गुरुकुल के इस बैच का हूँ। तो हमने कहा हाँ, याद आ गया मुझे, तो मैंने सीनियर्स के नाम लिए। हमने कहा हाँ बॉस बताइए। अरे तू बड़ा ठीक काम कर रहा है, तेरा मैंने वीडियो चैनल सुना, तू उत्तराखंड में DSCP लगवा। अरे सर बॉस, उत्तराखंड में DSCP मेरे से कहाँ से लगेगी? तो नहीं तू बोल रहा है काम ठीक कर रहा है। तो कैबिनेट तक चला गया था, लेकिन ये तो मैंने कहा कि अब बॉस तेरा रुक जाओ, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन गई है, इसका फेवर में डिसीजन आने दो। तो उत्तराखंड में DSCP भी लगेगी, हर जगह लग रही है। तो इक्वलिटी आनी जरूरी है। तो इक्वलिटी आएगी तो इंटीग्रेशन होगा बराबर कुछ। हाँ आगे सर एक सवाल और मेरा। हाँ सर जैसे AIPGT का एग्ज़ाम MD या MS के लिए होता है, सर उसके पेपर को देख के, मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, किसी कमियाँ नहीं बता रहे हैं, उसके बताना चाहिए तभी नहीं सर, उसके पेपर को देख के लगता नहीं कि हम MD MS के लिए ये पेपर दिया जा रहा है। मतलब उसमें एक क्लिनिकल अप्रोच नहीं रहती है, कोई केस रिप्रेजेंटेशन की तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीधे रटे रटाए क्वेश्चन, सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। उसको सर जस्टिफाई नहीं कर पाते, मतलब वो एक MD या MS के लिए वो पेपर होने जा रहा है, उसमें कोई मतलब क्लिनिकल अप्रोच वाली चीज़ें नहीं दिखती सर बिल्कुल पेपर में। लग रहा है कि दोहरी बात हो रही है आपके द्वारा, इसमें आप क्लियर नहीं है मित्र। नहीं सर, आप प्रश्न या तो अपना प्रश्न आप ढंग से नहीं रख पा। नहीं सर, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ अपना प्रश्न रखने का। मैं समझ रहा हूँ तो सर जो पेपर होता है MD MS के लिए, मतलब हम UG कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम MD MS करने जा रहे हैं उस पेपर के माध्यम से। ठीक है सर, उस पेपर के लेवल को देख के ऐसा नहीं लगता कि हम एक क्लिनिकल अप्रोच की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं उस पेपर के हिसाब से? जो एक बेंचमार्क होना चाहिए ना कि किस बच्चों को क्लिनिकल अप्रोच कितनी है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए। चीज़ें रटी रटाई जो लिखी होती हैं संहिताओं में, वो सीधी एज इट इज़ ऐसा आती हैं, ऐसे बच्चे क्वेश्चन मार्क टिक करके आ जाते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश। उसको सर बेहतर करने की ज़रूरत है बच्चों के। एक केस रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं सर की सिनेरियो बना के। आई गॉट इट। हमारी प्रोड्यूसर खड़ी हो गई है बताने के लिए कि समय सीमा पूरी होने वाली है। ठीक है, ठीक सर। तो आप ये जान लीजिए, फिर से मैं आप ही की बात में से बात निकालूंगा। ठीक सर। अच्छा ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल अप्रोच के पेपर्स नहीं आते। हाँ सर। आप बताइए कितने PG के डिसिप्लिन हैं? आप BHU में हैं तो तमाम डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जाते रहते हैं, तो कितने डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर? 16।
वेरी गुड। तो इस 16 डिपार्टमेंट्स में क्या सभी में खाली क्लिनिकल अप्रोच से काम होता है? नहीं। तो AIPGT का जो एडमिशन की प्रोसेस है वो खाली क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए है? नहीं। तो आपको अपना उत्तर मिला। बट सर कुछ नहीं, आगे आगे चलते हैं अभी हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। बट सर कुछ तो होना चाहिए ना, Right, एटलीस्ट 120 क्वेश्चन में से 30-40 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बिल्कुल, हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, आज से 2017 से AIPGT हो रही है, हाँ ठीक है? तो मुझे ये सन याद है क्योंकि मैं मुकदमा लड़ा हूँ ना हाई कोर्ट इलाहाबाद में। ठीक सर। ठीक, 2016 तक सभी संस्थाएं अपना अलग अलग टेस्ट कराने थी। एक हाँ बार सर। उन्होंने 2016 से पहले भी जयपुर और जामनगर को इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी कि इनका टेस्ट एक ही साथ हो जाए। चलिए साहब, फिर ये आया कि नहीं, जैसे कि पूरे एक शिक्षा नीति में चल रहा है कि छात्रों को कम से कम एक्सपेंडिचर हो और फैसिलिटी दी जाए और इम्तहान एक ही साथ कराया जाए और NTA बना। NTA बना, NT का मेन सब अलग मोटिव यही अलग था। इम्तहान दिया, नीट हुई, तो सब NEET मेडिकल हुई। कॉलेज और स्टेट वाइज कितना कितना इम्तहान लोग दिया करते थे आज के 10 साल पहले। JEE हुई, ये सारी चीज़ें आई। तो उसके पहले सारी संस्थाएं अलग अलग टेस्ट लेती थी। BHU का पेपर होता था कि 60-40 का रेशियो रहता था, 60% आयुर्वेद, 40% मॉडर्न। जामनगर 95-5 पे रहता था, मैं वहाँ भी रहा हूँ, जानता हूँ कि 95% क्वेश्चन आयुर्वेद के आयुर्वेद होंगे के और होते थे। वो तो श्लोक भी रखे जाते थे और 5% छूने के लिए कहीं से मॉडर्न आ गया तो आ गया। तो जामनगर स्कूल की अपनी खासियत थी। जयपुर की बात, वो अपना जयपुर वाले थोड़ा ज़्यादा एडप्टेशन करते हैं हर जगह जहाँ मौके के अनुरूप, तो और आज वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं वो, इसलिए मैं मानता हूँ कि हर क्राइटेरिया पर जयपुर का वर्किंग कल्चर इसमें बहुत अच्छा गया हुआ है, तो क्योंकि उनके अंदर एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है, तो जयपुर का भी क्वेश्चन पेपर आते थे। जैसे मैं जब खुद दिया था जयपुर, जामनगर तो मैंने देने की हिम्मत ही नहीं की, खाली ये सुन करके 1991 में अरे वहाँ संस्कृत में पूछा जाता है, तो हमने जामनगर का फॉर्म ही नहीं भरा था। ठीक है, विधि की विडम्बना कि मैं जामनगर की में शिक्षक होकर के पहुँचा और वहाँ से बहुत कुछ सीखा, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जामनगर का एंट्रेंस एग्जाम दूँ हरिद्वार से BMS करने के बाद। मैंने सिर्फ जयपुर दिया, BHU दिया, और BHU में सेलेक्ट हुआ, जयपुर में 0.25 या कुछ से रुक गया। तो जहाँ डेस्टिनी होती है वहाँ ले जाती है, और BHU से फिर मैं जामनगर चला गया, जिसका कि मैंने इंटरेस्ट देने की हिम्मत नहीं की थी। ठीक है, चलो, तो मैं ये खाली आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर स्कूल की अपनी थॉट प्रोसेस होती थी, और वो स्कूल उस हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर सेट करता था, और उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले उस थॉट प्रोसेस के लोग उस संस्था में पहुंच जाते थे। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना, जो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि ये व्यवस्था थी यहाँ पे, कि भाई जिसको एकदम से क्लासिकल का डीप नॉलेज लेना है वो जामनगर जाओ, जिसको इंटीग्रेशन मॉडर्न में आना है वो BHU में आओ, जिसको बीच में रहना है जयपुर में जाओ। ठीक है ना? तो ये जो अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे, तो इनके क्वेश्चन पेपर इसी हिसाब से बना करते थे। अब जब एक जगह हो गया सभी कुछ, तो शुरू के 2 साल तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ही इसका नोडल एजेंसी था, और वहीं के सारे टीचर्स और सब क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन पेपर्स वो सब बनते थे। क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर्स कैसे बनते हैं मुझे अच्छे से पता है, और आज आप लोगों को बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि मैं एकमात्र शिक्षक हूँ काशी विश्वविद्यालय का जिसके ऊपर कि विश्वविद्यालय ने इतना विश्वास किया है कि उसको लगातार 2016 से लेकर 2021 तक प्रोफेसर इंचार्ज बनाए रखा PG एडमिशन्स का, PG इंट्रेंस टेस्ट का। अदरवाइज 2 साल से ज़्यादा कोई नहीं रहा है, लेकिन मैं पूरा 5 साल रहा। जब मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ 2021 में, मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा जब मेरे 5 पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है, मुझे मुक्त करिए, और मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। अरे भाई, बड़े कागज रखने पड़ते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी का हाल ये है तो कि इस इंटरव्यू में हम इतना ही बता दें कि 2016-2017 में पेपर बनाने का पूरा काम, और पेपर कहाँ से बनाना है और कहाँ छपवाना है, क्या करना है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप उस फील्ड में आए नहीं हैं। जब आपके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारियां 10-20 साल बाद मिलेंगी, तो अभी जब मैं आपकी स्थिति में था तो मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो जानता ही नहीं था कि पेपर छपता कहाँ है, कैसे छपता है, कैसे आता है, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो BSc का हो, चाहे हाई स्कूल का पेपर देने का मतलब था। लेकिन अब जब वो जिम्मेदारी मिली, उस डेस्क के इस पार आए, तो कॉन्फिडेंशियलिटी समझ में आई, सिक्योरिटी प्रेसेस समझ में आई। उन शहरों के नाम आज भी मैं नहीं ले सकता हूँ जहाँ पर के पेपर हमने जाके छपवाए हैं। मैं उन लोगों का नाम आज भी नहीं ले सकता हूँ जहाँ जिनसे मैंने पेपर पूरे भारत में बनवाए हैं। तो ये जो पेपर सेटर है,
और नोडल एजेंसी इस समय एनटीए की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। एनटीए का डायरेक्टर थोड़े ना बैठ के पेपर हर नहीं, सेट एनटीए का करेगा। पेपर तो नहीं। तो एनटीए के तो सबके डिविजन हैं और सब जगह सेक्शंस हैं, ठीक है ना। तो एनटीए को जो सलाह मिलती है और जो वहाँ पर उसकी एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें आयुर्वेद के बहुत सारे लोग होंगे, ये उनके अनुसार चल रहा है। मैंने तो ये सुना, मैं तो सोचा कि आप वो पूछेंगे, लेकिन आप तो इससे एकदम उल्टा पूछ दिए जब आपने कहा कि ये IPGT। तो मैंने ये सुना कि पहले जो आप कह रहे थे कि एनटी, मैं सोचा कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं इसको पहले एक बार फिर और बात करूं। अच्छा लग रहा है मुझे आपसे, और आपके इतने बढ़िया प्रश्नों पर मुझे इतना मैं खुला उत्तर दे रहा हूं। प्रोफेसर MS बघेल साहब हमारे मेंटर हैं। किसी भी मसले पर हम लोग इस पीढ़ी में जो भी हम 5-10 लड़के हैं, जो कि मतलब अब लड़के क्या रहे हैं, अब तो हम लोग वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं। प्रौढ़ावस्था में तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन ठीक है, लड़का ही मुंह से निकलता है तो ठीक है। अब सब डायरेक्टर वाइस चांसलर हैं, उनको लड़का कहना तो बड़ा मुश्किल है ना, DG हैं। तो बोलते थे, जब मैंने उनको बताया कि सर मैं BSU का प्रोफेसर इंचार्ज बना हूँ 2016 में, मुझे ये एंट्रेंस टेस्ट कराना है, तो उन्होंने एक सूत्र वाक्य कहा था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आनंद, बहुत अच्छी बात है कि तुम प्रोफेसर इंचार्ज बने हो और तुम पेपर मेकिंग का काम करोगे। आपको पता है मेरे साथ प्रोफेसर को इंचार्ज और को प्रोफेसर इंचार्ज हुआ करते हैं, वो को इंचार्ज प्रोफेसर किशोर पटवर्धन थे। और कॉन्फिडेंशियलिटी का ये आलम होता है कि किशोर पटवर्धन को आज जो मैंने आपको इतनी बातें अभी बता दी इस सारे में, कि कहाँ क्या और कैसे, उनको नहीं पता। मेरे को कुछ नहीं पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसी विभाग के MD के लड़के हमसे पूछा करते थे कि सर आप प्रोफेसर इंचार्ज हैं, लेकिन आप पेपर बनाए कब? जब पेपर हो जाता था तो वो पूछते थे कि पेपर सर आपने बनाया कब? आप तो हमेशा डिपार्टमेंट का काम करते हुए दिखते थे। हम एक हल्की सी मुस्कान दे रहे थे। मैंने कहा यही सीखना है तुम लोगों को, यही भविष्य में जा करके करना है। तो वहाँ पर एक एडवाइजरी सिस्टम होता है। तो बात बघेल साहब की पूरी करूँ तो उन्होंने मुझसे यही कहा था सूत्रवाद कि देखो पेपर ये सोच कर बनाओ कि लड़कों का सिलेक्शन होना है, पेपर ये सोच के मत बनाओ कि लड़के का सिलेक्शन नहीं होने देना है। आया समझ में? जरूरी है सर, लेकिन पेपर ये सोच के बनाओ कि लड़कों का सिलेक्शन होना है। लड़के का सिलेक्शन होना है। पेपर ये सोच करके मत बनाना कि लड़के का सिलेक्शन नहीं होने देना है। ऐसा हुआ BHU में हुआ है कि सीटें नहीं भर पाई 2-2 बार, चाहे BMS में चाहे MD आयुर्वेद में, लड़के क्वालिफाई नहीं कर पाए। हुआ है, इतिहास पढ़ के देखो, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ, ईयर सहित मुझे याद है। जाके पता कर लो आज अमन हॉस्टल में लोगों से कि किस साल BMS के एडमिशन में सीटें नहीं भरी गई क्योंकि कोई क्वालिफाई नहीं किया, किस साल MD आयुर्वेद में सीटें नहीं भरी गई क्योंकि कोई क्वालिफाई नहीं किया। इसमें प्रोफेसर MS बघेल सर का इस शुक्रवार को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पेपर वैसा होना चाहिए कि लड़कों का सिलेक्शन हो, पेपर वैसा नहीं होना चाहिए कि लड़के सेलेक्ट ना हो। और फिर इसकी एक क्राइटेरिया होती है, बघेल सर के द्वारा बताया हुआ, ट्रेनिंग की हुई है। और उनके साथ साथ प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार का भी नाम लूँगा। मैं इन्हीं 2 लोगों को संपर्क किया था। उनकी प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार साहब के व्यक्तित्व की मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है। मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति पूरे फुल टर्म रहे, जोधपुर और देहरादून, और क्या पद उन्होंने नहीं सुशोभित किया। डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, डायरेक्टर जनरल CCRS, जयपुर बेस्ड रहे। जयपुर उनकी कर्मस्थली रही, अभी भी जयपुर में ही रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। सब बहुत सक्रिय हैं अब डिजिटल माध्यम पर आयुर्वेद सेवा में। तो मैं उनसे भी बहुत सलाह लिया हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखा हूँ। प्रोफेसर MS बघेल सर, प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार साहब सर, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। आज मैं बता रहा हूँ, और अच्छा है कि मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। वो बताते थे कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम कराया था जयपुर MD एंट्रेंस का, कैसे उन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराया, जिराक्स की दुकान पर बैठ करके क्या कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किए थे। तो उसमें उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि 50% प्रश्न सभी छात्र कर लें, 50 से 20 ऊपर पढ़ो, 70 तो जो पढ़ने वाले हैं वो कर पाए। जब 70 से 90 तक जाओ तो वो प्रश्न रखो जो बहुत पढ़ने वाले हैं वो कर पाए, और जो 90 से 100 के बीच में ऐसा रखो जो कोई नहीं कर पाए। क्या समझ गए? जो कोई नहीं कर पाए, उसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। और मैं जब पेपर बनवाता था ना 2016-17 में, तो मैं इसे बोल दिया करता था विद्वानों को कि सर आपको वो पेपर बनाना है जो कोई नहीं कर पाए।
सर आपको वो क्वेश्चन बनाना है जिसको ये कि जो बहुत पढ़ने वाले हैं वही कर पाए। तो मैं ऐसे बांट दिया करता था और मुझे मेरे सीनियर्स ने कभी निराश नहीं किया। अगर ये लिंक उन तक पहुंचेगी तो समझ जाएंगे कि आनंद मेरी ही बात कर रहा है। जिसको मैंने कहा जिसको जो काम दिया वो कुछ समझ मैंने कहा निवेदन किया कि सर को कोई नहीं कर पाए ऐसे क्वेश्चन आप दीजिए। उनसे 10 ही मांगता था, 20 ही मांगता था, दूसरों से 200 मांग लेता था, लेकिन ऐसे लोगों से 20 ही मांगता था। तो मित्र ये सारी चीज़ें जो आपने बात उठाई कि क्लिनिकल अप्रोच, वो सब कुछ जो एडवाइजरी बोर्ड होता है एनटीए का वो डिसाइड करता है। ठीक, आपकी बात इस लिंक के माध्यम से मैं ये लिंक भेज दूंगा ऑल इंडिया के डायरेक्टर को, पक्का भेज दूंगा, चिंता मत करिए आप। आपकी बात वहाँ तक फीडबैक मैकेनिज्म में पहुँचनी चाहिए। मैं तो ये सोच रहा था कि पहले जो 18-19 के पेपर्स आए थे बड़े टफ आए थे, क्योंकि मैं प्रोसेस में एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व था, एंट्रेंस पेपर सेटिंग में नहीं। ठीक है, तो पेपर सेटिंग का काम तो 16-17 का था, उसके बाद तो सब एक साथ होने लगा। लेकिन ये पता रहता था कि मेरिट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, बस इतना ही काम रहता था। जब ये IPGT में हो गया तो उसके बाद फिर ये समझ में आया, लोगों ने कहा कि नहीं 20-21 में क्वेश्चन थोड़े और रेशनल और अच्छे हो गए हैं, उतने टफ नहीं पूछे जा रहे हैं जिसमें अप्रोच था कि लड़कों का सिलेक्शन ही नहीं होने देना है। ठीक, और अभी जो इस साल भी हमने थोड़ा सा पता किया अपनी ये सीरीज़ बनाने के लिए, आप 2 अगस्त से 18 अगस्त तक हर बुधवार को आप लोग देखिए, तो इसमें ये पता चला कि नहीं इस बार का तो पेपर IPGT का ईजी था। तो ये जो चेंज हो रहा है आप लोगों की फीडबैक पे ही हो रहा है। तो आपने ये जो फीडबैक कहा कि नहीं हमको क्लिनिकल अप्रोच के क्वेश्चन चाहिए, वहाँ तक पहुँच जाएगा, आज इसी चैनल से पहुँच जाएगा। और विद्वता मंडल, विद्वान मंडल जो है फिर इस पर विचार करे कि अब ये आपकी राय है, BHU के 100 लड़कों की राय है, कि BHU के 350 लड़कों की राय है, कि अक्खा इंडिया में जो BMS कर रहे हैं सबकी राय है। अब इस पर एक आकलन करके मैं थोड़ा सा वही भाषा प्रयोग कर रहा हूँ कि अक्खा इंडिया, जिससे कि UG के बच्चों को एकदम साफ बात पता चले। तो देखिए कुछ बच्चे तो ये भी कहेंगे कि नहीं संस्कृत के श्लोकों का ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि नहीं आया है एक बार रीजनिंग के, ऐसा आप जो कह रहे हैं ना कुछ केस देकर के क्वेश्चन आया है तो ऑल इंडिया की बड़ी क्रिटिसाइज हुई। जो आप अभी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया करे, ऑल इंडिया कर चुकी है। 17-18 में जब ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दिए IPGT में तो उनकी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, जो आप मांग रहे हैं। 18-19 का ये मेरा सर अपना पर्सनल है। हाँ नहीं तो वही मैं बता रहा हूँ कि 18-19 के पेपर्स आप AIPGT के उठा करके देखिए, ऐसे ही पेपर थे रीजनिंग वाले। अब भाई पेपर बनाने का अनुभव तो ईश्वर ने, कभी एक आलम था कि अगर कहीं कुछ हो रहा है रसायन में, कोई इंट्रेंस टेस्ट हो रही है, अरे ये PGUG का तो छोड़ दो, इसमें तो ऐसे ही जनरली चलता था, तो पेपर बनाने का कार्य हमारे पास ही रहता था और लोगों के साथ, खाली मैं नहीं और लोगों के साथ। और फिर लड़के लोग जो है जब देख करके निकलते थे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, तो यार ये क्वेश्चन तो आनंद चौधरी का था, ये क्वेश्चन तो LK द्विवेदी सर का रहा होगा, ये क्वेश्चन तो इस तरीके से आकलन हुआ करते थे। तो एक पहचान होती है और वो क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है उसी के हिसाब से, लेकिन फीडबैक लिया जाता है। तो हमने वो भी रसशास्त्र में भी कुछ क्वेश्चन इस तरीके के रीजनिंग वाले आजमाए, दिया कि ABCD मैचिंग करवाने की कोशिश की थी। तो अनुभव है, तो ये हो चुका है अमन, जो आप मांग रहे हैं वो हो चुका है। आलोचना से फिर हटा दिया गया कि आप BMS के लड़कों से ये क्या पूछ रहे हैं। ये तो वही घोड़े वाली कहानी होगी कि पिता पुत्र घोड़ा लेके जा रहे थे, तो जो भी कहें वही दूसरे लोग गलत कहेंगे। अच्छा चलो और प्रश्न तो एक और पूछ लो भाई, और कुछ है कि बस हो गया है? ठीक है, ओके, तो आप ही बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये है कि सर इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी होमवर्क तो बढ़ गया है मेरा सर, बहुत सारी चीज़ें अब जाके देखनी पड़ेंगी जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जिन चीज़ से अनभिज्ञ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। व्यूअर्स, माय लर्नेड व्यूअर्स, ये जो हम एक सीरीज कर रहे हैं इसमें हर विधा के छात्र, आगे फिर अभी UG का एक छात्र आएगा और वो अपनी शंकाओं को इसी विकट रूप में रखेगा, पूरा के तरीके से वो रखेंगे UG वाले लोग। अभी मेरे एक सीनियर ने मुझे फ़ोन करके किया, कहा, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, डॉक्टर आनंद विद्यार्थी, DO से रिटायर हुए, बोले कि यार हमारे ज़माने में तो UG के टीचर्स तो अपने टीचर उसके पास कांपते थे HOD के पास जाने को,
और तुम यूजी के लड़कों से एक आप ही के बैच में कि सीनियर है टीना चौधरी? सीनियर है मैम। सीनियर है वो। तो टीना ने जब इस सीरीज़ की शुरुआत की और अब आप हैं, बीच में पीजी पीएचडीज भी आ रहे हैं, तो ये शुक्रवार का मतलब जो रविवार को टेलीकास्ट होता है, रविवार को 11 बजे अब हमारे चैनल एजटी आयुर्वेदा पर देखिए। अभी इसमें बहुत सारे पिटारे हैं। आपको बताऊं 20 अक्टूबर तक की डेट फिक्स है। 20 अक्टूबर तक पीजी यूजी पीएचडी के लोगों ने अपने अपने टाइटल दे करके कि सर हम इस प्रश्न विषय पर आएंगे, प्रश्न थीम हमको पता रहती है, प्रश्न नहीं पता रहते। तो ये भी एक मेरा टेस्ट होता है। पता नहीं मैं इस टेस्ट में सफल हो रहा हूँ कि असफल हो रहा हूँ। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि विद्यार्थी तो रोज़ हम लोग की परीक्षा लेते हैं। हम लोग तो विद्यार्थी की परीक्षा साल में एक दिन लेते हैं, वो भी वाइवा वसूल के दिन। विद्यार्थी तो हम लोग के 364 दिन परीक्षा लेता है। ये हम शिक्षकों के ऊपर है कि हम उसमें उनके मापदंडों पर पास होते हैं कि फेल होते हैं। हमारे पास तो एक ही दिन होता है वाइवा वसूल का, थ्योरी वाला भी नहीं है ना। तो हम तो एक दिन उनकी परीक्षा लेते हैं। चलिए, आज की परीक्षा मेरी अमन चौहान ने ली। अमन, आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, निश्चित रूप से बड़े अच्छे प्रश्न पूछे। और ये है कि थोड़ा सा नैरेटिव और थोड़ी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। आप जरूरी है बताया है कि आपको देखना होगा, थोड़ा और जागरूक होना होगा। आप सभी लोग जागरूक हैं और आपके बड़े उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि जब आप पीजी का एंट्रेंस टेस्ट दें, कब देंगे आप ये आईपीजीटी? 26 में ये देंगे आईपीजीटी। तब तक इनके हिसाब के प्रश्नों को वहाँ पर बोर्ड जो है इनकी सम्मिलित करे, रायशुमारी करके जनमत संग्रह करा करके कि हर छात्र क्या चाहता है। और जैसा कि हर जगह हो रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म इंडिया में चालू है, तो उसका प्रश्न आपको मिले, वैसी ब्रांच आपको मिले और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो। और अगला इंटरव्यू प्रोड्यूसर मैडम किसका है? डॉक्टर रश्मि गुप्ता आएंगी। हाँ, ये प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर अपर्णा सिंह, भावी डॉक्टर अपर्णा सिंह। ये MSc AG से, इनको अभी मैंने डॉक्टर AG कर रहा हूँ, MSc कम्युनिटी मेडिसिन है और सी इज़ वर्किंग ऑन द न्यूट्रास्यूटिकल। तो क्योंकि हमारी टीम से भी आपका परिचय एक दिन हम कराएंगे कि हमारी टीम में जो 5 लोग एकदम इंडिविजुअल कोर हैं। और ये अभी आपको पता होगा, अच्छा लगेगा कि इंटरव्यू श्रृंखला में इनकी व्यूवरशिप नंबर 1 जा रही है, जबकि इंटरव्यू लिए हुए इनको 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और ये नंबर 1 पर चल रही हैं। और ये इनको कमेंट्स में मिलेट गर्ल का भी नाम मिला हुआ है और इनके इंटरव्यू का टाइटल है माइंड द मिलेट्स। बहुत अच्छे प्रश्न थे इनके, उसी ये आपके सामने आ चुकी हैं। वैसे अब अगली सीरीज़ में डॉक्टर रश्मि गुप्ता आ रही हैं, उनके प्रश्नों के भी बौछार सहने के लिए मैं अपने आप को तैयार करके रखा हूँ। और आज अमन ने तो बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, झकझोरा भी अच्छे से, और ये भी मुझे महसूस कराया कि सही इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँचने की, बच्चों के पास पहुँचने की, वो भी BMS की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। सही नैरेटिव्स इनके मस्तिष्क में बने, उसकी जिम्मेदारी और किसी की नहीं है, सिर्फ हमारी है। अमन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मिलेंगे और ऐसे ही ज्वलंत प्रश्नों के साथ। फिर एक यूजी से जो आने वाले हैं, क्या नाम है उसका? निशांत देशवाल। जी सर। ठीक। व्यूअर्स, नमस्ते, साधुवाद, अभिनंदन, अभिवादन। जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे सुझाव भेजते रहिए। EDL पर भी अगली सीरीज आएगी जो आज के समाचार पत्रों में छपी हुई है। चलिए, नमस्ते।